किसान भाइयों और बहनों, भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर भरतपुर और डीडी किसान के सहयोग से हम आपके लिए लेकर आए हैं सरसों कृषि पाठशाला की तीसरी कड़ी। पिछली कड़ियों में हमने बात की थी खेत की तैयारी, बीजों का चयन, बीजोपचार, बुआई जैसे विषयों पर। अब फसल में आने वाले समय में लगने वाला है कोहरा, पाला और रोग और कीटों से बचाव। इस विषय पर संस्थान की क्या संस्तुतियां हैं, आइए जानते हैं संस्थान के निदेशक डॉक्टर विजयवीर सिंह से। किसान भाइयों नमस्कार। अभी हम यहाँ भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान भरतपुर में हैं। आप लोग देख रहे हैं कि जो सरसों की फसल की स्थिति बहुत अच्छी है इस समय, और जो मौसम की अनुकूलता है वो भी सरसों के अनुकूल ही है। तो इसमें सबसे जो बड़ी बात है कि अभी जो सरसों की जो अवधि है करीब 60-70 दिन की, कई जगह ज़्यादा भी है, तो वहाँ एक पहली सिंचाई की आवश्यकता होगी, तो उसको पूर्ण कर लें। दूसरा ये है कि अब यहाँ से आगे इसमें जो कुछ समस्याएं आती हैं कि जैसे विभिन्न रोगों का प्रकोप होता है, विभिन्न कीड़ों का प्रकोप होता है, जिसमें मुख्य रूप से जैसे तनागलन की समस्या है, या आपके काला धब्बा है, या सफ़ेद रोली की समस्या है, और थोड़े दिन बाद जैसे चेपा की समस्या है, वो सब आएंगी। तो उनके लिए जो हमारे वैज्ञानिक संस्तुति करते हैं उसका आप उसको पालन करें, और जो भी उनको आप जैसे पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड की जो संस्तुति देते हैं उसको पूरी तरह से करें। इस समय पूरे भारत देश की अपन बात करें तो उसमें सरसों का जो रकबा है इस बार बढ़ने की पूरी गुंजाइश है, और मौसम ने साथ दिया और अनुकूल रहा तो निश्चित रूप से जो उत्पादन है वो भी पूरे देश में अच्छी तरह से बढ़ेगा, और जो उत्पादकता है वो भी बढ़ेगी। क्योंकि हम पिछले साल से देखें, अगर 10 साल का वो देखें तो 10 साल में बड़ी उल्लेखनीय प्रगति इसमें हुई है, और सरसों का जो उत्पादन है करीब 12.6 मिलियन टन तक पहुंच गया है। तो इस बार हम ये आशा कर रहे हैं कि इस बार भी उत्पादन उस रिकॉर्ड को तोड़ेगा। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो सरसों की फसल है उसका जो पूरा कंट्रीब्यूशन है हमारे जो खाद्य तेल में है, 12 मिलियन टन हम पूरे देश में खाद्य तेल की उपलब्धता है, और उसमें करीब 34 से 35% अकेली जो सरसों है उसका कंट्रीब्यूशन रहता है। तो एक प्रमुख रबी की तिलहनी फसल है, और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसमें इसका बड़ा योगदान है। तो इसमें मेरा अभी इस समय ये कहना है कि वैज्ञानिकों से निरंतर संपर्क करें। अगर आपके इसमें खेत में या आपकी फसल में कोई भी इस तरह का रोग होता है, कोई कीट का प्रकोप होता है, क्योंकि ये एक बड़ी महत्वपूर्ण अवस्था है, तो उस पर जो वैज्ञानिक संस्तुतियाँ देते हैं उसका पूरी तरह से पालन करें, जिससे कि फसल को बचाया जा सके और आपका उत्पादन बढ़ सके। धन्यवाद सर। आने वाले समय में अपनी फसल को कोहरे और पाले से कैसे बचाएं, जिससे कि फसल में नुकसान कम से कम हो या बिल्कुल ना हो। आइए इस विषय पर जानते हैं डॉक्टर ललित कृष्ण मीना जी से ये विशेष जानकारी। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार। आपके फार्म पे तो सरसों की फसल इस समय तो बहुत अच्छी चल रही है। हाँ, लेकिन अब कोहरा होने लगा है। बिल्कुल। तो ये बताइए पहले हमारे किसान भाइयों को कि जो ओस है, कोहरा और पाला, इन तीनों की अवस्था क्या होती है, और इसको कैसे आप वैज्ञानिक तौर पे देखते हैं? जब सर्दियों के समय सूर्य की किरणों के कारण जी, जब सतह पर, पत्तियों पर या ज़मीनी सतह पर जो पानी है वो वाष्प के रूप में जब वातावरण में ऊपर उठ जाता है जी, और वही पानी जब रात्रि के समय संघनन क्रिया द्वारा जो तरल पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है उसे हम ओस कहते हैं। यानी कि वो हमारे किसान भाई जानते हैं कि सुबह सुबह पत्तियों पे जो पानी की बूंदें हैं वो तो ओस है। तो ओस जनरली हमें सभी पेड़ पौधों पर या हमारी फसलों की पत्तियों पर हमें देखने को मिलती है, और सबसे ज़्यादा ओस उन पत्तियों पर ठहरती है जिन फसलों की पत्तियां रोएदार रहती है। जी, तो सरसों इसमें तो प्रमुख है। सरसों की पत्तियों पे तो ओस रहती है, लेकिन ये तो पैदावार को बढ़ाने में मदद ही करती है। हाँ, ओस से फसल को नुकसान नहीं है जी, परंतु जब तापमान ज़्यादा कम हो जाता है, जैसे कि 10-12 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, तब क्या होता है कि जो हवा में मौजूद जो मिट्टी के कण हैं उनके ऊपर ये जो वाष्प उपस्थित होती है जो वातावरण में, वो एक मोटी परत बना लेती है जी, जिसके कारण क्या है कि वातावरण में दृश्यता कम हो जाती है, और उसे ही हम कोहरा कहते हैं। और ये तो हमारे उत्तर भारत में डॉक्टर साहब सबसे बड़ी समस्या है। सबसे बड़ी समस्या है अभी। और इसके बाद में जो हम देखते हैं कि जब और तापमान गिर जाता है, जो कि हिमांक बिंदु से कम हो जाता है, तब
जो मौजूद जल है जी। वो द्रव फॉर्म से वो सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो ठोस उसमें फॉर्म में, तो वो एक बर्फ़ के रूप में कन्वर्ट हो जाता है और उसे हम पाला गिरना कहते हैं। ये हमने जाना कि क्या प्रक्रिया होती है ओस की और कोहरे की और पाले की, लेकिन अब ये है कि पाला नुकसानदायक डॉक्टर साहब ज़्यादा है, बिल्कुल, पाला तो नुकसानदायक ज़्यादा है। इससे बचाव फिर कैसे होगा? हाँ, पहले तो हम ये जान लेते हैं कि पाले से, जैसे कि मैंने बताया कि फसल झुलसी हुई दिखती है, इसके अलावा क्या होता है कि जो फसल की पत्तियां हैं वो झुलस जाती है और जो फूल है वो भी झड़ते हैं इससे। और जैसे अगर किसी फसल में फल लग रहे हैं तो वो मुरझा जाएंगे या झड़ जाएंगे। और जो अगर दाने बन रहे हैं फसल में तो दाने बनने की प्रक्रिया बंद हो जाती है, या जो दाने हैं वो सिकुड़े हुए बनेंगे। और उसके अलावा भी है ना, दाने की जो क्वालिटी है, दाने पतले बनेंगे और जो उसके हम ये कह सकते हैं कि निष्कर्ष रूप में कि उससे फसल की उपज और क्वालिटी दोनों पर प्रभाव पड़ता है पाले की वजह से जी। और जैसा कि आपने पूछा कि इससे हम बचाव कैसे कर सकते हैं, तो सबसे पहले हम ये कोशिश करें कि जैसे कि हम पाले के लिए एक स्थायी उपाय सोचें जी। तो स्थायी उपाय का मतलब है कि जो हमारी खेत है, खेत की मेड़ की उत्तर और पश्चिम दिशा में हम बड़े पेड़ लगाएं, जैसे कि नीम हुआ, अरडू हुआ, खेजड़ी हुआ या फिर सहजन हुआ, इस तरीके के पेड़ हम उनकी मेड़ ये पर लॉन्ग टर्म मतलब लंबे समय का, हर साल आपके खेत पर जो स्थायी उपाय है हमारा जी ये। जी। इससे क्या होगा कि जो सीधी हवा जो उत्तर और पश्चिम दिशा से जो ठंडी हवा आएगी वो हमारी फसल को इतना नुकसान नहीं करेगी। जी। दूसरा जो उपाय है हमारा कि हम फसल में एक हल्की सिंचाई दे सकते हैं, जिससे कि क्या है कि ज़मीन का तापमान वो एकदम कम नहीं होगा और उसमें गर्माहट बनी रहेगी, उससे भी पाले का प्रभाव कम ये पड़ेगा। सबसे प्रभावी एक तरीका है जो हाँ, किसान भाई ज़्यादातर इसको अपना रहे प्रभावी हैं। तरीका है। जी। इसके अलावा जैसे हम कुछ स्प्रे, कुछ केमिकल्स है जिनका स्प्रे भी कर सकते हैं। तो जो हमारा सबसे पहला केमिकल है जिसका हम स्प्रे कर सकते हैं वो हम ले सकते हैं कि गंधक का हम उपयोग कर सकते हैं। तो जैसे कि 2 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से हम गंधक का घोल बनाकर और फसल में तो ये गंधक डॉक्टर साहब कृषि कार्य के लिए अलग आता है या कोई बाजार में कोई भी गंधक 2 ग्राम जो आपने जिक्र किया है ये? गंधक बाजार में किसी भी दुकान पर आपको मिल जाएगा आसानी से, जो खाद बीज और केमिकल्स की दुकान है। तो सामान्य जो गंधक है हाँ, उसका सामान्य गंधक। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम गंधक 2 ग्राम। और वो कितने लीटर टोटल 1 हेक्टेयर के लिए या हम कहें 2.5 एकड़ जमीन के लिए चाहिएगा? जैसे अब उसको हम इस तरीके से स्प्रे करेंगे कि वो जो हमारी फसल है वो भीग जाए प्रॉपर। अच्छा। हाँ, इस हिसाब से हम तो गंधक से मतलब फसल को गर्मी मिलती है और वो जम नहीं पाता मतलब ये हाँ, उससे क्या है कि जो हमारी जो फसल की कोशिकाएं हैं उनका तापमान एकदम गिरता नहीं है। तो ये गंधक का फायदा है। गंधक मिलती भी है बाजार में भी, बिल्कुल तो मिलती है। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम गंधक हाँ। और उस हिसाब से छिड़काव करना है उस हिसाब से कि छिड़काव करना है। आपका पौधा पूरा जो है ना थोड़ा हाँ, भीग जाए। ऐसा नहीं होगा हाँ। थोड़ा थोड़ा ऊपर से हाँ। हो गया तो नीचे असर आएगा, नीचे वो असर भीगना चाहिए। भीगना चाहिए। लेकिन फसल बड़ी हो जाती है तो किसानों को थोड़ी परेशानी नहीं आएगी इसमें? स्प्रे करने में परेशान थोड़ा सा रहता है, लेकिन जैसे कि इसके लिए हमारे कई तरीके के स्प्रेयर आ गए। जेट स्प्रेयर आ गए जी। उन सब का उपयोग आप कर सकते हैं। ओके। ड्रोन्स आजकल आ रहे हैं जी, जिससे आप खेत के बाहर से ही उनका उपयोग करके और फसल में इसका स्प्रे कर सकते हैं। स्प्रे का दूसरा उपाय कौन सा? दूसरा जो केमिकल हम यूज़ करते हैं जैसे कि यूरिया का 2% का घोल बनाकर हम उसका भी उपयोग कर सकते हैं। उससे क्या है कि कोशिकाओं का तापमान, सामान्य यूरिया उसका 2% का घोल बना सकते हैं और उसका स्प्रे करेंगे तो उससे क्या है कि हमारी जो कोशिकाएं हैं उनका तापमान वो कम नहीं होता और उससे भी पाले के प्रभाव से फसल बच जाती है। तो डॉक्टर साहब ये 2% यूरिया का घोल हम कितने पानी में कितना यूरिया लेके बना पाएंगे? लगभग 2 kg के लिए हमें 2 kg यूरिया हम 100 लीटर पानी में अगर बनाएं तो इसके लिए हम थोड़ा जैसे कि हम 5-10 लीटर पानी लेकर उसमें 2 kg का घोल बनाकर फिर उसमें हम उसका वॉल्यूम बढ़ा लेंगे तो उससे भी हम उसको भी हम उपयोग में ले सकते हैं। और इसके लिए नोजल कौन सा इस्तेमाल करेंगे?
नोजल इसके लिए जैसे कि वो हवा पे निर्भर करता है कि अगर हवा का तेज़ चल रही है उस समय, और आपको स्प्रे का ये ध्यान रखना है कि आप स्प्रे दोपहर बाद ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहता है, कि अगर आप दोपहर बाद स्प्रे करेंगे तो वो ज़्यादा कारगर रहेगा। और अगर उस समय हवा नहीं चले, वो देखना चाहिए कि हवा की डायरेक्शन क्या है, उस हिसाब से हम नोज़ल को साइज़ को कम ज़्यादा कर लेंगे। अगर हवा तेज़ है ये तो हमें रुक जाना चाहिए, स्प्रे थोड़ा रुक के करें। और अगर हल्की हवा है तो उस हिसाब से हम ज़्यादा जो हम कहते हैं जेट स्प्रेयर हम यूज़ करें अगर हल्की हवा है। और अगर हवा बिल्कुल नहीं है तो हम थोड़ा सा ब्रॉड स्प्रेयर यूज़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, जो थायोरिया बताते हैं कि वो भी प्रभावी होता है, तो सरसों में थायोरिया का प्रयोग करके ओस, पाले या कोहरा से बचाव किया जा सकता है? बिल्कुल, थायो यूरिया का स्प्रे वो भी बहुत प्रभावी है सरसों की फसल के लिए, क्योंकि थायो यूरिया में क्या है कि 42% तो सल्फर होता है और 36% नाइट्रोजन होता है। जी। वो और इसका हम लगभग 1 लीटर में आधा ग्राम का घोल बनाकर हम जी। इसका उपयोग ले सकते हैं। और हमें थायो यूरिया का स्प्रे में कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, जी। जैसे कि हम थायो यूरिया का स्प्रे हम 2 अवस्थाओं पे कर सकते हैं सरसों जी। की फसल में, कि जब फूल लगने शुरू हुए हों, फूल आने शुरू हुए हों, और जो कि 40-45 दिन पर होता है। और दूसरी अवस्था है जब फलियां बननी शुरू हुई हो, जो कि 70-75 दिन तो पर। जैसे अभी जो अवस्था है हाँ और कोहरा अब बन रहा है, हाँ तो ऐसे में थायोरिया का हाँ, इस्तेमाल ऐसे किया? में अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो कम जो इसका प्रभाव कम से कम 10-15 दिन तक हम फसल को पाले के प्रभाव से बचा सकते हैं। और जनवरी में जैसे बहुत ठंड पड़ती है तब भी एक दोबारा तब से भी हाँ, तब रिपीट भी कर सकते हैं इसको? तब भी दोबारा से हम इसका स्प्रे कर सकते हैं। और इसको दोपहर बाद ही करें, जैसे कि हमने बात की कि। और इसके स्प्रे के दौरान हम है ना लगभग 2 लीटर में 1 ml टिनोपोलिन जो आती है उसका भी सॉल्यूशन इसमें मिला लें, तो जिससे ये ज़्यादा कारगर होता है। हम्म। ये तो इसलिए थाई यूरिया का इस कि जो हम कहते हैं कि सरसों में उपयोगी है पाले के प्रभाव को कम करने के लिए भी। इसी प्रकार फसल का रोगों से बचाव भी आवश्यक है। इस विषय पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ हैं संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रभुदयाल मीणा। सर, हमें अभी जो फसल में रोग लगने वाले हैं उसके विषय में कुछ जानकारी दें। देखिए, इस समय जो रोग विशेष रूप से जो मुख्य रोग है सरसों का वो है तना गलन रोग, जो कि स्क्लोटीनिया स्क्लोशियम फंगस से पैदा होता है। और जो आने वाला समय है, चाहे दिसंबर का आखिरी सप्ताह हो या जनवरी का पहला सप्ताह हो, उसमें हल्की बरसात होने की पूरी संभावना रहती है। लेकिन ये रोग जब पनपता है तो फूल जब झड़ना शुरू होते हैं और फूल खेत में होते हैं, तो उस समय खेत में जब अधिक नमी होती है तो उस नमी में फूलों को, पंखुड़ियों को खाने के लिए इस जो काले काले दाने जो जिनको हम बीजाणु बोलते हैं, इसके स्क्लोशिया हम साइंटिफिक वे में उसको बोलते हैं, वो उगना शुरू होते हैं और उग के वो नीचे माइशीलियल जाल फैला के और बीमारी को फैलाने का काम करते हैं। और दूसरी तरीके से वो अपने एपोथीसिया जर्मिनेट करके और उसमें से एस्को स्पोर्स रिलीज करके और बीमारी को फैलाने का काम करते हैं। इस तरह से 2 तरह से ये बीमारी इस फफूंद से फैलती है। अब हम किसान भाइयों को हमेशा इस बात की सलाह देते हैं कि दिसंबर के जो आखिरी पखवाड़ा है, मतलब 15 दिसंबर से और 15 जनवरी के बीच में खेत में सिंचाई नहीं करनी चाहिए। अमूमन देखते हैं कि दूसरा पानी किसान इस समय लगाते हैं, जो कि नहीं लगाना चाहिए। अगर ज़्यादा किसान इस पानी को लगाते हैं तो ये बीमारी फैलने की ज़्यादा संभावना रहती है। दूसरा इसका जो मुख्य कारण है वो है अधिक नाइट्रोजन का प्रयोग। अगर खेत में ज़्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल किया गया है तो ये बीमारी अधिक फैलती है। बीमारी शुरू में आप देख सकते हो कि पौधों पर जो पत्तियां हैं उन पत्तियों पे भूरे भूरे से स्पॉट बनते हैं, धब्बे बनते हैं, और वो धीरे धीरे पत्ती को गला के और
गड़ाना शुरू करते हैं और धीरे धीरे जैसे कि ये देख सकते हो, ये पत्ती को गड़ा दिया और ये सफ़ेद सा जाल सा धीरे धीरे दूसरी पत्तियों में फैलता है, पूरे पौधों पे फैल जाता है, फिर तने को गड़ाता है और पूरे तने को गला के मार देता है। इस तरह से ये पैदावार को लगभग 40% तक नुकसान पहुंचाता है। इस बीमारी से बचने के लिए हम किसानों को ये सलाह देंगे कि इस समय आप बाविस्टीन का स्प्रे कर सकते हैं, जिसके लिए 1 ग्राम 1 लीटर पानी में घोल बना के और पौधों पर अच्छी तरह, मतलब मैं ये कहूँगा कि फूलों के ऊपर भी अगर उसका स्प्रे हो तो जो पंखुड़ी जाएगी तो उस पर दवाई रहेगी, तो उस पर वो पनप नहीं पाएगा बीमारी और फैलने से रुकेगा। तो बाविस्टीन का स्प्रे इसके लिए आपको बीमारी को रोकथाम के लिए उचित रहेगा। इस बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? मैंने जैसे आपको बताया कि शुरुआती लक्षण पत्तियों पे आते हैं और पत्तियों पे देखा कि भूरे भूरे स्पॉट से बनते हैं और वो स्पॉट उसको गला देता है, उसको छेद हो जाता है उसमें और धीरे धीरे वो फैलता है। तो ये प्रारंभिक लक्षण है। उसके बाद में ये बीमारी तने पे चले जाती है, तने को गला के उसको पौधे को मार देता है। तो किसान भाइयों, जैसा कि अभी हमें संस्थान के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर प्रभुदयाल मीणा जी ने बताया कि इस समय पर हमें दूसरी सिंचाई नहीं करनी है, साथ ही फसल पर बाविस्टीन का छिड़काव भी करना है। आप यदि इन उपचारों का ध्यान रखेंगे तो जरूर फसल में आपको फायदा होगा। तना गलन की तरह ही सरसों की फसल में लगने वाला एक और रोग है जिसका नाम है सफेद रोली। ये रोग भी फसल को बहुत नुकसान पहुंचाता है। इसके विषय में विस्तार से जानकारी लेते हैं संस्थान के वैज्ञानिक डॉक्टर नीतीश रत्न भारद्वाज जी से। डॉक्टर साहब, इस रोग की क्या पहचान है और इससे बचाव के क्या उपाय हैं? हमें कुछ जानकारी दीजिए। नमस्कार किसान भाइयों, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त आपकी सरसों की फसल खेत में खड़ी है और इस वक्त जो मौसम की परिस्थितियां हैं वो लगभग दिन का जो तापमान है हमारा 20 से 23 डिग्री के आसपास और रात का जो तापमान है वो 8 से 10 डिग्री सेल्सियस रहता है और सुबह सुबह थोड़ा कोहरा भी पड़ रहा है। तो ऐसी परिस्थितियों में जो सरसों में जो सबसे जो घातक जो रोग इस वक्त आता है वो है सफ़ेद रोली। सफ़ेद रोली जो रोग है वो काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुँचाता है। तो इसकी जो पहचान है कि आप देखोगे कि सरसों का तो जो पौधा होता है उसमें जो नीचे से जो दूसरा या तीसरा पत्ता होता है उस पे ऊपर की सतह पर हल्के हल्के गोलाकार रंग के पीले पीले धब्बे से दिखते हैं। जैसे उस पत्ते को आप मोड़ के देखोगे तो उस पे नीचे की तरफ उन्हीं गोलाकार धब्बों की एकदम नीचे आपको सफ़ेद रंग के फफोले से दिखाई देंगे। तो इस तरह से आप पहचान जाते हो कि जो आपकी फसल में जो सफ़ेद रोली जो रोग है उसकी जो शुरुआत वो है होगी है। और ये जैसे जैसे इस सीज़न में तापमान थोड़ा 10-15 दिन ऐसे ही रहेगा तो ये जो धब्बे हैं ये नीचे वाले पत्तों से स्टार्ट होके हमारे जैसे जैसे फसल हमारी बड़ी होती है तो ऊपर वाले पत्तों पे भी ये फैलते रहते हैं। और जब हमारी फसल पकने पे आ जाती है तब उसमें एक जो हमारी जो फली होती है उस पे जो सफ़ेद रोली का जो प्रकोप होता है वो उसमें क्या होता है कि जो हमारी फली जो है सरसों की पूरी तरह से मुरझ जाती है और बहुत ज़्यादा फूल जाती है, जिसको बारहसिंगा भी बोलते हैं। इस बारहसिंगे के कारण क्या होता है कि हमारी जो सरसों की जो या तो हमारी फली बनती नहीं है उसमें, या फिर अगर आपको फसल जो फली जो बन भी जाती है तो उसमें जो दाने होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा छोटे आकार के होते हैं, जिसके कारण जो तेल की जो मात्रा वगैरह जो है उसमें कम हो जाती है और किसानों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान जो है वो पहुंचता है। जी डॉक्टर साहब, तो इस बीमारी से कोई बचाव के उपाय भी हैं क्या? इसके लिए कोई दवा भी है? जी, इसमें क्या है कि किसान में जैसे मैंने बताया कि अभी का जो मौसम है वो बहुत ही ज़्यादा अनुकूल है इसकी सफ़ेद रोली के रोग प्रारंभ होने के लिए। तो जैसे ही मैंने बताया कि इस तरह के जैसे निचली सतह पे आपको जो सफ़ेद रंग के धब्बे अगर दिखाई दे रहे हैं तो आप समझ जाइए कि आपके इसमें सफ़ेद रोली रोग आ गया है। और जैसे ही आपको इस रोग के लक्षण दिखाई दें तब आप रिडोमिल MZ ये नाम से एक दवाई आती है उसका 2.5 ग्राम दवा प्रति लीटर पानी की दर से आप छिड़काव कर सकते हैं। और अगर आप प्रारंभिक अवस्था में इस रोग को रोक लोगे तो जो बाद में जाके जो फली पे जो बारहसिंगा बनता है वो नहीं बनेगा। तो इसलिए जैसे आपको ये अगर इस तरह के लक्षण दिखाई दे रहे हैं तो आप इस रिडोमिल MZ का छिड़काव कर दें, तब जिससे काफ़ी हद तक जो आपकी फसल में जो सफ़ेद रोली का जो नुकसान होता है उससे बचा जा सकता है। तो डॉक्टर नीतीश रत्न भारद्वाज जी से अभी हमने जाना सफ़ेद रोली रोग के विषय में, क्या है इसके लक्षण और क्या है इससे बचाव के उपाय। यदि आपकी भी फसल में ये रोग आ रहा है तो आप इन बचाव के उपायों को अपनाएं और अपनी फसल को ज़रूर बचाएं।
सरसों की फसल में कीटों से बचाव भी बेहद आवश्यक है। इस समय प्रमुख कीट होता है चैपा। कैसे बचा जाए इससे और क्या होने चाहिए हमारे कदम, आइए लेते हैं जानकारी। सरसों का एक प्रमुख कीट है चेपा, और जब ये आता है तो बहुत नुकसान करता है। उसकी वजह से कई ऐसी स्थिति पैदा होती है कि उत्पादकता जो है ना काफ़ी गिर जाती है। तो इस चेपा की पूरी जानकारी आप तक होना चाहिए कि कैसे वातावरण में इसका बढ़ोतरी होती है, किस तरीके से इसको नियंत्रित किया जा सकता है, और इसके दूरगामी प्रभाव फसल पे क्या-क्या हो सकते हैं। इसके लिए आज हमारे साथ में भारतीय सरसों अनुसंधान संस्थान सेवर के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार शर्मा जी हैं। तो डॉक्टर साहब जी, चेपा के बारे में डॉक्टर साहब बताइए कि अभी तो स्थिति ऐसी है कि कहीं देखने में नहीं आ रहा है, लेकिन कब से इसका प्रकोप जो है ना दिखाई देने लगता है? देखिए, चैपा कीट सबसे महत्वपूर्ण कीट है। अगर हम इस फसल की बात करते हैं, राई सरसों की, जी। तो सारे जो सरसों उगाने वाले क्षेत्र हैं पूरे भारत में, वहाँ पर इस कीट का प्रकोप होता है। और कई लोग स्थानीय भाषा में इसको कई नाम से जानते हैं, जैसे आपने कहा चैपा है, लेकिन किसी जगह पे इसको मोयला भी बोलेंगे, माहू भी बोलेंगे, लाई भी बोलेंगे, तेला भी बोलेंगे, अलग अलग नाम से इसको जानते हैं जो हमारे किसान भाई। जी। और इसका जो मुख्य प्रकोप होता है, ये देखिए करीब दिसंबर के अंतिम सप्ताह से शुरू होता है और मार्च तक ये कीट सक्रिय रहता है। अगर मौसम की हम अनुकूलता की बात करें तो जब थोड़ा कम तापमान होता है, यानी कि 8 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड तक तापमान हो जाए, जी। 60 से 80% तक रिलेटिव ह्यूमिडिटी सापेक्ष आर्द्रता हो जाए, और जब ये बादल युक्त मौसम होता है तब इसका प्रकोप बहुत अधिक होता है, और ये उस अवस्था में तीव्र गति से वंश वृद्धि करता है। तो जैसे आपने जिक्र किया कि बादल बदली अगर है तो जी। ज़्यादा बढ़ होगी। जी बिल्कुल, ये तीव्र गति से वंश वृद्धि करता है। तो शुरुआत में इसकी कीट की एक विशेषता और भी है कि ये जो बाहरी पंक्ति होती है, जैसे कि अगर आप ये देख रहे हैं, तो पहले इन पंक्तियों पे आएगा, अच्छा, किनारे किनारे आएगा। किनारे किनारे के यहाँ से रुक के वंश वृद्धि करेगा, फिर अंदर वाली नहीं आएगा, यानी कि ये लाइन है, ये पहले प्रभावित होगी। सबसे ज्यादा ये कह सकते हैं कि सेंसिटिव है। जी। तो ये आएगा, तो किसान भाइयों को ये चाहिए कि वो अपने खेतों का निरंतर निरीक्षण करते रहें, और ये देखें कि अगर कहीं 2-3 पत्तियों पे है तो 10 दिन के अंतराल पे करीब 2-3 बार जो ग्रसित टहनी है उनको तोड़ दें और मिट्टी में दबा दें, तो इनकी वंश वृद्धि कम होगी। और फिर ये क्या करेंगे कि अपना वहाँ पे जो आगे इसका फैलाव नहीं हो, जी। इनके साथ में ये है। दूसरा क्या है, ये कई बार जब तीव्र प्रकोप हो जाता है, इनका बहुत ज्यादा वंश वृद्धि हो जाती है, हमारे किसान भाइयों ने अगर इस पर ध्यान नहीं दिया तो ये पूरे पौधे को ढक लेते हैं, ग्रसित करते हैं, पौधा सूख जाता है, पैदावार में कमी हो जाती है, करीब करीब देखा 8 से 10% तेल की मात्रा में कमी हो जाती है, और 80-90% तक अगर बहुत जल्दी ये आ गया पूरी फसल में, फूल की अवस्था में, किसानों ने ध्यान नहीं दिया तो बहुत ज्यादा इसके अंदर नुकसान होता है। तो ये किसान भाइयों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जैसा मैंने कहा कि निरीक्षण वो जरूर करते हैं। आपने एक जिक्र किया था डॉक्टर साहब कि दिसंबर के अंतिम सप्ताह से लेकर के मार्च तक का जो महीना है वो इसकी लाइफ साइकिल है सरसों की फसल पे। जो मुख्य जो नुकसान होता है, देखिए फरवरी के बाद तो कटने लग जाता है। जी। मार्च में जैसे तापमान बढ़ता है, कुछ देरी की बुआई वाली फसलें होती है उन पर रह के फिर चला जाए। मुख्य इसके नुकसान का जो समय होता है वो दिसंबर अंतिम सप्ताह से लेके आप जनवरी लास्ट तक के ये मान के चलिए, क्योंकि उस समय आपके फूल बनते हैं, उस समय फलियां बनती है, तो फूल से और फलियों से रस चूस के पौधे को पूरी तरह से कमजोर कर देता है। और कई बार जब ज्यादा होता है तो एक तरह से हनी ड्यू और निकालता है, काला काला से जी। वो पूरे पौधे को ढक लेता है। उससे क्या होता है कि आपकी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया बंद हो जाती है, तो जब भोजन नहीं बनेगा तो पौधे के अंदर विकास नहीं होगा, उसकी पैदावार नहीं होगी। इसका इस तरीके का जीवन चक्र रहता है, ये मौसम रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है इसके अंदर है कि लापरवाही से ये आपके पूरे खेत में फैलेगा। कि अगर मौसम अनुकूल है, तो ठंडा है, बादल युक्त है मौसम है, तो उस समय ध्यान रखें कि अगर 2-4 पौधों पे आता है तो पूरे खेत में तुरंत फैल जाएगा अगर आपने ध्यान दिया। यानी कि अगर शुरुआत में जैसे पहली लाइनों पे ये आता है तो उसमें आप देखेंगे 10 दिन के अंदर उसको जिन जिन जगह पे चिपका हुआ है वहाँ तोड़ तोड़ के आप नष्ट करें। 10-5 दिन में देख लें, अगर वो बढ़ रहा है तो हमारे किसान भाई उसको तोड़ लें। जैसे आपने ये तोड़ा है कि एक पत्ती अगर मान लीजिए इस पे ग्रसित है तो आप इसको तोड़ के अपना मिट्टी में एक नीचे दबा देंगे, तो ये आगे फैलेगा। अगर फैल जाता है तो कुछ केमिकल। हाँ, अब इसमें देखिए 2-3 चीजें। पहले तो चूंकि मैंने ये कहा कि भाई जो चैपा है वो इस सरसों का मुख्य कीट है,
और ये मान के चलिए कि वो कम और ज्यादा में हर बार आता ही आता है, क्योंकि जी। मौसम हमारा इस उत्तर भारत में इस तरीके का रहता है। कुछ राज्य ऐसे हो सकता है वह मौसम आ जाए तो मौसम सही हो तो वहाँ नहीं आए। तो एक तो किसान भाई को ध्यान रखना चाहिए कि हमने अपने अनुसंधानों में पाया, अगर आप समय से बुआई करते हैं तो आप इस चेपा के प्रकोप से थोड़ा बच सकते हैं। कि अगर आपका समय पे बुआई करेंगे, यानी कि 15 अक्टूबर के पहले पहले तक है, तो आपका ये फूल की अवस्था, जब ये चेपा का प्रकोप होने लगता है तो फूल की अवस्था चली जाती है, फली की अवस्था पे आ जाता है, तो उस समय कम आकर्षित करता है। दूसरा क्या है, एक किसान भाई ये गलती करते हैं कि नत्रजन की मात्रा का बहुत प्रयोग करते हैं। तो नत्रजन से क्या होता है, पौधे में एक तरह से जो नत्रजन की मात्रा बढ़ती है उससे सूग्राही हो जाता है, यानी कि अट्रैक्ट करता है जी। चेपा उसको। यानी कि फसल थोड़ी सी ना ऐसी रहती है, मासल और होती है, तो निकलता है तो उसके अंदर से रस रस होती है। तो ये एक ध्यान रखें, संतुलित मात्रा में इसका प्रयोग करें। दूसरा मैंने कहा, खेतों का निरीक्षण करें, अगर ये आता है तो तोड़ के नष्ट कर देवे। जी। और जब आप ये देखें कि करीब प्रति पौधा 20 से 25 आपका अगर वो है चेपा मान लीजिए, और करीब आप देख के अपने खेत का निरीक्षण करके कि 10-15% पौधे अगर आपके ग्रसित हो गए, तब आप छिड़काव पे ध्यान दें। अच्छा। और छिड़काव के लिए जब आप केमिकल छिड़काव करते हैं तो देखिए, नीम का जो तेल होता है 2% उसका आप छिड़काव कर सकते हैं। जी। साथ के साथ अगर आप केमिकल का छिड़काव की बात करते हैं तो ऑक्सीडिमेटोन मिथाइल है 25 पाए सांद्रण की आती है, या डाइमेथियोट है 30 पाए सांद्रण की आती है। तो आप उसको 1 लीटर दवा को करीब 600 से 800 लीटर पानी के अंदर मिला के, क्योंकि जैसी आपकी अवस्था है उस हिसाब से। अगर छोटी फसल है तो 600 लीटर पानी में काम चल जाएगा, बड़ी हो गई है तो 800 लीटर पानी में काम चल जाएगा। तो 1 लीटर को 600 से 800 लीटर इन दवाओं को डाल के आप छिड़काव कर सकते हैं। उसके अलावा एक थायोमिथॉक्सम है, जिसको आप 0.1% मतलब 0.1 ग्राम प्रति लीटर की दर से भी छिड़काव कर सकते हैं। अच्छा। तो ये बहुत प्रभावी छिड़काव रहेंगे, लेकिन ये तभी करें जब बहुत ज्यादा उसमें उसका आपने एक पैमाना ये बताया था कि एक पौधे पे 25 से 30 चेपा हैं और कुल 15-20% पॉपुलेशन पे, ये जब करें आप तो तब जाकर के केमिकल अच्छा, करना है। दूसरा है कि ध्यान रखें हमारे किसान भाइयों की, आप करीब दोपहर के बाद ही इस पे छिड़काव करें दवाइयों का, क्योंकि हमारी मधुमक्खियां भी इनके ऊपर पनपती है, तो वो दोपहर के बाद मधुमक्खियों की क्रियाएं कम हो जाती है, तो वो एक चीज का ध्यान रखें। आज की कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ होगी आपसे पुनः भेंट। तब तक के लिए नमस्कार।